प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राकेश खेदर। लास्ट टाइम अपना टॉपिक चल रहा था हाइड्रोकार्बन, टॉपिक नंबर 5। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये अपना टॉपिक है। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे वर्गीकरण की, और उस वर्गीकरण में आपको ये बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य बंधों के आधार पर विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यानी कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होते हैं, चाहे वो एकल बंध हो, चाहे वो द्विबंध हो, चाहे वो त्रिबंध हो, और खुली श्रृंखला, उसको अपन 2 भागों में विभाजित कर रहे थे। एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अपना टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आपको इसमें यह पता करना है कि ये होता क्या है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले इसके आपको परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ पता होना चाहिए। तो क्या अर्थ होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, तो आप उसे क्या कहते हो? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से जैसे इसका उदाहरण की मैं अगर बात करूं, इसका उदाहरण है एल्केन के बारे में वर्णन करेंगे। एल्केन, तो आपको पूरा एल्केन का वर्णन पता होना चाहिए। तो देखिए अपना टॉपिक है एल्केन। अपना टॉपिक क्या है? एल्केन। सबसे पहले आपको इस एल्केन के बारे में पता होना चाहिए कि जो एल्केन है वो क्या होता है। तो क्या कहेंगे कि ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। और परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन है ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, तो उसे आप क्या कहते हो? एल्केन कहते हो। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। समझ गए क्या परिभाषा? ऐसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन का एक दूसरा नाम है। एल्केन को दूसरे नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो एल्केन है, इस एल्केन का दूसरा नाम है, एल्केन को कहते हैं पैराफिनोल
एल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन। आपके दिमाग में किस तरह आना चाहिए कि एल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं? तो समझिए कि एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन है। ये पैराफिन इसको क्यों कहते हैं? तो देखिए, पैराफिन ये जो पैराफिन है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसमें एक हो गया पैरम, एक शब्द हो गया पैरम, और दूसरा हो गया एफिनिस, दूसरा है एफिनिस। ये एफिनिश। इस पैरम का अर्थ होता है, इस पैरम का अर्थ होता है बहुत कम, और एफिनिस का अर्थ होता है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता कहूं या मैं कहूं बंधुता। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि जो एल्केन है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दूसरे पैराफिन के नाम से जाना जाता है। पैराफिन ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बनता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द कौन? पैरम, और दूसरा कौन? एफिनिस। पैरम का अर्थ क्या हो गया? बहुत कम, और एफिनिस का अर्थ क्या हो गया? क्रियाशीलता। तो इस पूरे पैराफिन का अर्थ क्या हो गया? इस पैराफिन का अर्थ क्या हो गया? बहुत कम क्रियाशीलता। क्या हो गया? बहुत कम क्रियाशीलता। तो क्या कहेंगे कि बहुत कम क्रियाशीलता के कारण एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत कम क्रियाशीलता के कारण एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। ये एल्केन सामान्य परिस्थितियों में, ये एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक, व अपचायक आदि के साथ क्या नहीं करती है? क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या होता है? बहुत कम क्रियाशीलता होती है, जिसके कारण सामान्य परिस्थितियों में अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक, अपचायक के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और क्रिया करेंगे तो कोई विशेष परिस्थिति में करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अन्य नाम क्या बोल दिया मैंने? पैराफिन बोल दिया। इसको मैंने पैराफिन क्यों कहा? क्योंकि पैराफिन ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है पैरम, दूसरा है एफिनिस। पैरम का अर्थ बहुत कम, एफिनिस का अर्थ क्रियाशीलता या बंधुता। यानी एल्केन को बहुत कम क्रियाशीलता के कारण क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक व अपचायक आदि के साथ क्या नहीं करता है? क्रिया नहीं करता है। और अगर क्रिया करेगा तो कोई विशेष परिस्थितियों में करता है। इतना समझ गए? दूसरा पॉइंट, अभी तक मैंने आपको 3 ही पॉइंट बताए हैं।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए, एल्केन की परिभाषा पता होना चाहिए, और फिर एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। ये 3 वर्ड के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो एल्केन है, इन एल्केन का जो सामान्य सूत्र है उसकी बात करेंगे कि इनका जो सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए, अपने बात चल रही है एल्केन। एल्केन, एल्केन में क्या कहा कि ये जो एल्केन है, परिभाषा की बात कर चुके हैं, अन्य नाम की बात कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, इसका अन्य नाम। अब अपन बात कर रहे हैं इसका सामान्य सूत्र। समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अन्य नाम में क्या कहा था इसको, पैराफिन कहा था। अब बात कर रहे हैं सामान्य सूत्र की, तो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n+। ये इसका क्या है, सामान्य सूत्र है। आपको याद रखना है एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये जो N है, यहां पर जो N है, ये N कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। N क्या दर्शाता है, N बराबर क्या कहोगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या। और कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है। तो सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2, और N किसको दर्शा रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। समझ गए। अब ये कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन है तो उसे रसायन विज्ञान में किस नाम से बोला जाएगा। 10 कार्बन है तो किस नाम से बोलोगे, चाहे आप 100 कार्बन लिख लो, 120 लिख लो, कितने भी लिख लो, लेकिन कम से कम आपको 20 कार्बन तक के जो है उनका नाम पता होना चाहिए। तो ध्यान से समझना, कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्या तो कार्बन परमाणुओं की संख्या है और क्या उसके नाम होंगे, उसको ध्यान से समझना। आपने 10th क्लास में पढ़े भी हैं, एक बार मैं फिर उसको रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसे रसायन विज्ञान में किस नाम से जानते हैं, मैथ बोलते हैं। और अगर 2 कार्बन है तो उसे क्या कहोगे, एथ। 3 कार्बन है तो क्या कहोगे, प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या कहोगे, नॉन। और 10 कार्बन है तो उसे क्या कहोगे, डेक। मैंने अभी तक 10 कार्बन बताया कि अगर एक कार्बन है, ध्यान से समझना, पहले मैं 10 तक की बात कर लेता हूं। अगर एक कार्बन है तो आप उसे क्या कह रहे हो, मैथ। 2 कार्बन को क्या कह रहे हो, एथ। 3 कार्बन को क्या कह रहे हो, प्रोप।
4 कार्बन को क्या कहोगे? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहोगे? पेंट। 6 कार्बन को क्या कहोगे? हेक्स। 7 कार्बन को क्या कहोगे? हेप्ट। 8 को क्या बोलोगे? ऑक्ट। 9 को क्या कहोगे? नॉन। और 10 कार्बन को क्या कहोगे? डेक। इसी प्रकार देख लो, अगर 11 कार्बन है तो एनडेक। 12 कार्बन है डूडेक या डोडेक। अगर 13 कार्बन है ट्राई डेक। 14 कार्बन है टेट्रा डेक। 15 कार्बन को पेंटा डेक। 16 कार्बन को हेक्सा डेक कहेंगे। 17 कार्बन का नाम होता है हेप्टा डेक। 18 का होता है ओक्टा डेक। 19 का होता है नोना डेक। और 20 को बोलते हैं आईकोस। आईकोस। आपको ये कम से कम 20 जो कार्बन है, 20 कार्बन का नाम पता होना चाहिए। 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डूडेक, 13 कार्बन को ट्राइडेक, 14 कार्बन को टेट्राडेक, 15 कार्बन को पेंटाडेक, 16 कार्बन को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 कार्बन को ओक्टाडेक, 19 कार्बन को नोनाडेक और 20 कार्बन को क्या बोलते हैं? आईकोस बोलते हैं। कम से कम आपको 20 कार्बन तक रसायन विज्ञान में उसे क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो अपन जो पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। तो आज की क्लास में मैंने 4 ही टॉपिक बताए हैं। एक तो मैंने परिभाषा बताई, और परिभाषा क्या कहोगे? ऐसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध होता है, एल्केन कहलाते हैं। अन्य नाम पैराफिन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी बात कर चुके हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहां पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। और कम से कम आपको 20 कार्बन तक के नाम पता होना चाहिए। तो आप इन टॉपिकों को ध्यान से रिवाइज करना, रटना नहीं है, समझ के आपको करना है, ताकि जैसे स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो जो आगे आप तैयारी करोगे, जैसे IIT की है या नीट एग्ज़ाम है या और जो तैयारी करोगे, उसमें क्या है, ये बेसिक है, जगह जगह काम में आएगा। तो अपन अकॉर्डिंग टू कोचिंग के अनुसार चल रहे हैं कि नीट की कोचिंग हो चाहे IIT की, उसी के अनुसार आपको क्या होती रहे, तैयारी होती रहे, प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर होता रहे। तो उसको रिवाइज कर लेना, जो दिक्कत आएगी उसका समाधान नेक्स्ट क्लास में